नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जिसमें सेना के जवान और उनके परिवार सफर कर रहे हों और अचानक बीच रास्ते में एक इतना खौफनाक धमाका हो कि पूरी की पूरी ट्रेन पटरियों से उखड़ जाए। आज के इस विश्लेषण में हम इसी घटना की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ ये विनाशकारी ट्रेन ब्लास्ट सिर्फ एक आम हिंसक घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े, उलझे हुए और गहरे भू राजनीतिक संकट का पर्दाफाश करता है। तो आज की इस चर्चा में हम किन अहम बिंदुओं पर गौर करेंगे। बहुत ही संक्षेप में बता दूं। पहला, क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट। दूसरा, भूगोल और संसाधनों का खेल। तीसरा, 1948 से लेकर आधुनिक विद्रोह तक का सफर। चौथा, सरकार और स्थानीय लोगों के बीच की तकरार। पांचवा, चीन का एंगल। और आखिर में हम देखेंगे कि इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट, एक सामरिक हमला। आइए सीधे इसी हालिया घटना से शुरुआत करते हैं। 24, जी हाँ, 24 मई की वो सुबह जब पाकिस्तान के क्वेटा के पास चमन फाटक इलाके में एक ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिसने एक सैन्य ट्रेन के परखच्चे उड़ा दिए। इस भीषण हमले में कम से कम 24 लोगों ने अपनी जान गंवाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन में सैनिक, रेलवे कर्मचारी और आम नागरिक दोनों ही शामिल थे और घायलों की संख्या तो इससे भी कहीं ज्यादा थी। तब धमाके के तुरंत बाद जो बयान सामने आया ना, उसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की मजीद ब्रिगेड ने इस आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी ली। ये मजीद ब्रिगेड दरअसल एक फिदाइन यूनिट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया हमला नहीं था, बल्कि राज्य के खिलाफ एक बेहद सोची समझी कैलकुलेटेड मिलिट्री स्ट्राइक थी। भाग 2, भूगोल और संसाधन, गरीबी में अमीर भूमि। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसी खास इलाके में इतना खून खराबा क्यों हो रहा है। इसे समझने के लिए हमें जरा वहां के भूगोल पर नजर डालनी होगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और सच कहूं तो रणनीतिक रूप से ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं, तांबे और सोने की बेशकीमती खदानें हैं, कोयले का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और सबसे अहम बात, अरब सागर के जरिए गहरे समंदर तक इसकी बिल्कुल सीधी पहुंच है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा और दुखद विरोधाभास है। जो प्रांत पाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन देता है, विडंबना देखिए कि वही सबसे ज्यादा पिछड़ा, कम आबादी वाला और गरीब इलाका है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे रिसोर्स कर्स यानी संसाधनों का अभिशाप कहते हैं। अपार दौलत होने के बावजूद वहां के स्थानीय लोग आज भी घोर गरीबी में जी रहे हैं और यही उनकी हताशा और गुस्से की सबसे बड़ी जड़ है। भाग 3, 1948 से आधुनिक विद्रोह, दशकों का संघर्ष। इस आग की आंच को पूरी तरह महसूस करने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। अगर हम इस असंतोष की जड़ों को तलाशें तो कहानी 1947 के बंटवारे के ठीक बाद शुरू होती है। 1948 में कलात खानत का पाकिस्तान में एकीकरण हुआ, जिसे कई बलूच राष्ट्रवादी आज भी एक जबरदस्त कब्जे के रूप में देखते हैं। इसके बाद 1958 में कबीलाई विद्रोह हुए, 1973 में एक बहुत बड़ा सशस्त्र संघर्ष भड़का और फिर साल 2004 में उस विद्रोह की शुरुआत हुई जिसका खतरनाक रूप हम आज देख रहे हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2004 से जो ये आधुनिक विद्रोह शुरू हुआ है ना, वो अब तक का सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा संगठित और यकीनन सबसे घातक दौर है। पिछले दशकों के मुकाबले आज के विद्रोही बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और खतरनाक हो चुके हैं। अब वो सीधे तौर पर शहरी आतंकवाद, सुसाइड बॉम्बिंग और रेलवे जैसी अहम सरकारी संपत्तियों में तोड़-फोड़ का सहारा ले रहे हैं। भाग 4, राज्य की ताकत बनाम स्थानीय लोगों का गुस्सा। आइए देखते हैं कि वो कौन से गंभीर मुद्दे हैं जो इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वे कौन सी बातें हैं जो इन विद्रोहियों को राज्य की सत्ता से सीधे टकराने पर मजबूर कर रही हैं। दरअसल बलूच राष्ट्रवादियों द्वारा पाकिस्तानी सरकार और सेना पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। स्रोतों के मुताबिक उनका कहना है कि पूरे प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर सेना का जबरदस्त और गैर जरूरी कंट्रोल है। इसके अलावा छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जबरदस्त गायब कर दिए जाने के खौफनाक आरोप भी हैं। ये मानवाधिकार उल्लंघन का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत विवाद हो चुका है। स्थानीय लोगों को लगता है कि उनका कोई सच्चा राजनीतिक प्रतिनिधित्व है ही नहीं। और यही गुस्सा एक खास रणनीति के तहत बाहर आ रहा है। ट्रेनों पर हमला करना ये सिर्फ हिंसा नहीं है, इसके पीछे पूरा एक इकोनॉमिक लॉजिक है।
स्टेप 1, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करो। इससे स्टेप 2 हासिल होता है। सेना और सरकार की लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन पूरी तरह पंगु हो जाती है। फिर स्टेप 3, इलाके के व्यापारिक रास्तों को बाधित कर दो। और आखिर में स्टेप 4, इस पूरे माहौल को इतना अस्थिर कर दो कि परेशान होकर विदेशी निवेशक खुद ही इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएं। भाग 5, तोड़फोड़ और चीन फैक्टर, अरबों डॉलर का दांव। और जब हम विदेशी निवेशकों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, वो नाम है चीन का। और इसका मुख्य कारण है सीपेक, यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक विशाल रणनीतिक बुनियादी ढांचा नेटवर्क है। चीन ने अपना ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई सुरक्षित करने के लिए बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए अरब सागर तक सीधे पहुंचने का रास्ता बनाया है। और इसके लिए उन्होंने यहाँ लिटरली अरबों डॉलर का भारी भरकम निवेश किया है। अब यहाँ दो बिल्कुल विपरीत ताकतों का सीधा आमना सामना है। एक तरफ है चीन, जिसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, अरब सागर तक सुरक्षित पहुंच बनाना और अपने बेल्ट एंड रोड विजन को साकार करना। और दूसरी तरफ है बीएलए जैसे विद्रोही गुटों का कड़ा और हिंसक विरोध। उन्हें लगता है कि उनके ही घर के संसाधन विदेशी लूट रहे हैं और स्थानीय लोगों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। इसी विरोध के चलते वे अब सीधे तौर पर चीनी इंजीनियरों और उनके प्रोजेक्ट साइट्स को निशाना बना रहे हैं। भाग 6, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, चारों ओर से पड़ता दबाव। आइए अब जरा तस्वीर को बड़ा करके पूरे दक्षिण एशिया के परिदृश्य पर नजर डालते हैं। जब हम इसे व्यापक स्तर पर देखते हैं तो स्थिति बेहद पेचीदा नजर आती है। सोचिए, पाकिस्तान इस वक्त एक साथ दो बिल्कुल अलग अलग तरह के आंतरिक युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ बीएलए और बीएलएफ जैसे समूह हैं जो अपनी जातीय पहचान और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ टीटीपी और आईएसआईएस जैसे इस्लामी चरमपंथी गुट हैं जिनका मकसद पूरी तरह से धार्मिक कट्टरवाद है और वे शरिया कानून पर आधारित एक इस्लामी राज्य बनाना चाहते हैं। ये दोनों ताकतें अलग अलग दिशाओं से पाकिस्तानी सुरक्षा ढांचे को तोड़ रही हैं। और बात सिर्फ देश के अंदर की नहीं है, आसपास की सीमाएं संकट को और भी ज्यादा भड़का रही हैं। 2021 के बाद से अफगानिस्तान में टीटीपी को दोबारा सुरक्षित ठिकाने मिल गए हैं। उधर ईरान के साथ लगती सिस्तान बलूचिस्तान सीमा पर तो रॉकेटों तक का आदान प्रदान देखा गया है। और पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता है कि भारत इन विद्रोहियों को फंड दे रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा इन दावों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन साथ ही बलूचिस्तान में हो रहे मानवाधिकारों उल्लंघनों का मुद्दा विश्व स्तर पर जरूर उठाया है। कुल मिलाकर एक आंतरिक मसला अब पूरे रीजन के लिए बारूद का ढेर बन चुका है। तो इन सभी तथ्यों को गहराई से समझने के बाद जो सबसे बड़ा और उत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है, क्या पाकिस्तान सिर्फ एक अलग थलग सुरक्षा चूक का सामना कर रहा है या फिर ये कैसा गहराता हुआ ढांचागत संकट है जो आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। बलूचिस्तान में आगे जो भी होगा उसके दांव बहुत ऊंचे हैं और उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये तो तय है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जटिल जियोपॉलिटिकल उलझनों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए।